जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है। कर्नल मुकुल साहब भारतीय सेना की जुडिशियल सर्विसेज यानी जज एडवोकेट जनरल ब्रांच में इन्होंने एज ए कर्नल देश की सेवा की है। इसके बाद अब ये रिटायर हो चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद भी इन्होंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है और जहाँ कहीं पर भी अधिकारियों द्वारा किसी का शोषण किया जाता है या कोई भ्रष्टाचार किया जाता है, वहाँ पे ये पोल खोल जरूर करते हैं। और आज इन्होंने जब एक सर्विस हॉस्पिटल, हो सकता है कि ये दिल्ली का R&R हॉस्पिटल हो, वहाँ पे ये गए और इन्होंने देखा कि वहाँ पे जेसीओ और जवानों के साथ में भेदभाव हो रहा है। तो इन्होंने ट्वीट कर दिया और इस ट्वीट के बाद में जो अधिकारियों की लॉबी है उनमें भूचाल आ गया। उनको ऐसा लगा कि सेना का अधिकारी ही सेना के अधिकारियों के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हैं। अब मैं आपको पूरा माजरा क्या है वो पूरा बताऊंगा। उससे पहले आप कर्नल मुकुल साहब के बारे में थोड़ा सा परिचय जरूर ले लें। देखिए, ए सोल्जर विथ मोर देन 3 decades ऑफ एक्टिव कॉम्बैट एंड जुडिशियल सर्विसेज टू द नेशन हु कैन नॉट टॉलरेट इनजस्टिस, री-अटायर्ड नो। दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कर्नल मुकुल साहब 30 साल से ज़्यादा भारतीय सेना में रहते हुए इन्होंने जुडिशियल सर्विसेज में देश सेवा की है। अब बात करते हैं जो साहब ने ट्वीट किया है आज उसके बारे में। इन्होंने लिखा है, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द जेसीओज ऑब्लिक वार एंड इक्विवेलेंट इन आर्म्ड फोर्सेज, यानी भारतीय सेना में जेसीओ जवानों और उनके समकक्ष जो रैंक्स है उनके साथ में जो भेदभाव हो रहा है उसके बारे में। यस्टरडे आई हैपन टू गो टू ए सर्विस हॉस्पिटल इन दिल्ली विथ समवन। मैं दिल्ली के एक सर्विस हॉस्पिटल में गया किसी के साथ में। आई ऑब्जर्व दैट एट द रिसेप्शन ऑफ द हॉस्पिटल द जेसीओज ऑब्लिक OR वर बीइंग आस्क्ड टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रोवाइडिंग दैट their parents were actually dependent on him। जैसा कि सबको पता है कि मेडिकल एंटाइटलमेंट कार्ड आ चुका है। पहले डिपेंडेंट कार्ड था, अब MEC कार्ड को कैरी करना ज़रूरी है। और जब इन्होंने काउंटर पे देखा कि एक तरफ अधिकारियों की लाइन लगी है, दूसरी तरफ जेसीओ OR की लाइन लगी है, तो जेसीओ OR से ये पूछा जा रहा था कि आपके पेरेंट्स एक्चुअली आपके ऊपर डिपेंड है, इसकी आप प्रमाणिकता दो, यानी सर्टिफिकेट दो। जो भी इनकम टैक्स रिटर्न है, फॉर्म 26AS है जो डिपेंडेंसी सर्टिफाई करने के लिए, वो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे थे। और डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बुराई नहीं है। कोई जो एलिजिबल मेंबर ना हो और वो हॉस्पिटल में इलाज करा ले तो वो जो गवर्नमेंट एक्सचेकर है उनको नुकसान होता है। लेकिन द वे दे वर बीइंग आस्क्ड और ट्रीटेड वाज वेरी सेबी। लेकिन जिस तरीके से जेसीओ OR से वो डॉक्यूमेंट पूछे जा रहे थे वो तरीका बिल्कुल ही सही नहीं था, बहुत ही गलत तरीके से उनसे मांगे जा रहे थे। टू से द लिस्ट, यानी इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। आई वॉज रियली अगस्ट, यानी मैं आश्चर्यचकित था। टू सी दैट, उस मांजरे को देखते हुए। आफ्टर ऑल वी आर डीलिंग विथ आवर ओवन सोल्जर्स, यानी जिस तरीके से वहाँ पे काउंटर पर जेसीओ जवानों से उनके माता पिता के बारे में ये पूछा जा रहा था कि वो आपके ऊपर डिपेंड है, उसको सर्टिफाई करो, और जो पूछने और मांगने का तरीका था वो बहुत ही गलत था। आखिरकार हम सब जवान हैं और एक दूसरे के लिए ही काम करते हैं, किसी दूसरे देश की सेना नहीं है। यदि उस सर्विस हॉस्पिटल में जेसीओ और OR इलाज कराने आए हैं तो भारतीय सेना के होंगे या वायुसेना के होंगे या नौसेना के होंगे, किसी दूसरे देश की सेना के तो नहीं है। लेकिन जो ट्रीटमेंट है वो इस प्रकार किया जा रहा था जैसे कि किसी दूसरे देश की कोई आर्मी के जवान आ चुके हो। और हाँ, दूसरे देश की आर्मी के जवानों के साथ में भी इस प्रकार का जो ट्रीटमेंट है वो कहीं उचित नहीं है। आगे कर्नल साहब लिखते हैं, आई फाउंड दैट द सेम रेस्ट्रिक्शन वाज नॉट बीइंग इम्पोज्ड अपॉन द डिपेंडेंट्स ऑफ द ऑफिसर्स। मेन मुद्दा ये है
कि वहीं पे पास में अधिकारियों की लाइन लगी हुई थी, लेकिन वहाँ पे ये कोई नहीं पूछ रहा था कि अधिकारी वहाँ पे जो आए हुए थे, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, मेजर साहब, कर्नल साहब, ब्रिगेडियर साहब, मेजर जनरल साहब, जनरल साहब, उनसे ये कोई नहीं पूछ रहा था कि आपके साथ में जो माता पिता है आप ये प्रूव करो कि वो आपके ऊपर डिपेंड है। और आज की जो सिचुएशन में 90% अधिकारियों के जो पेरेंट्स हैं वो कभी भी इन अधिकारियों के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि सेना में अधिकारी वही बनता है जिसके माता पिता अच्छी हैसियत रखते हो और कहीं ना कहीं उनके माता और पिता में से दोनों में से कोई एक भारतीय सेना में अधिकारी रहा हो। तो फिर वो अब सेना के अधिकारियों के ऊपर डिपेंड कैसे हो सकते हैं? वो खुद पेंशन ले रहे हैं, लेकिन उनसे ये कोई नहीं पूछ रहा था कि आप ये प्रूव करो कि आपके माता पिता आपके ऊपर डिपेंड है या नहीं। अधिकारी बस जाए, सीधा पर्ची कटाए ओपीडी की और सीधा इलाज कराए। आगे कर्नल साहब ने लिखा है, इट रिमाइंडेड मी ऑफ द फैक्ट दैट दिस डिस्क्रिमिनेशन इज ओनली अगेंस्ट द JCOs / OR and the officers, especially the senior officers, are being served everything on a platter। यानी ये कर्नल साहब कह रहे हैं कि मुझे ये ऐसा लग रहा है कि ये जो भेदभाव है केवल JCO OR के साथ में हो रहा है। जो अधिकारी है उनके लिए ऐसा कुछ भी लागू नहीं है कि उनसे पूछा जाए, वो सीधा एक ब्रॉड वे में आते हैं, सीधा काउंटर पे जाते हैं। हालांकि वो खुद जाते ही नहीं है, उनके साथ में कोई असिस्टेंट आता है, जो सेवादार आता है, वो कहता है कि फ़लाना फ़लाना साहब की पर्ची काटनी है। काउंटर पर जो पर्ची काट रहा है उसकी हिम्मत नहीं है कि वो पूछ ले कि जो साहब की आप या साहब के माता पिता की पर्ची कटवा रहे हो वो साहब के ऊपर डिपेंड है या नहीं है। कोई नहीं पूछेगा, सीधी पर्ची काट के पकड़ाएगा। Their parents are actually not even dependent on them, but still they are being treated with due respect and being provided everything irrespective of their dependency। यानी कर्नल साहब का कहना है कि उनके माता पिता कभी भी सेना के अधिकारियों के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनसे कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, उनकी डिपेंडेंसी को प्रमाणित नहीं किया जाएगा और उनको ओपीडी की स्लिप काट के दी जाएगी। आई हैव गोट द डिटेल्स ऑफ सो मनी वेरी सीनियर ऑफिसर्स हु गोट देयर पेरेंट्स treated in service hospitals। Not only were they treated, but even LTC was claimed for their parents। यानी जो माता पिता सेना के अधिकारियों के ऊपर डिपेंड थे ही नहीं, अच्छी खासी कमाई करते हैं, क्योंकि 9,000 रुपये का क्राइटेरिया रखा हुआ है, 9,000 प्लस DA, हर महीने इससे ज़्यादा कोई कमाता है तो वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो सेल्फ डिपेंड है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सेना के अधिकारियों के माता पिता 9,000 रुपये से पर मंथ कम कमा रहे हो। माता और पिता दोनों की आय मिला के 9,000 रुपये प्लस DA है, लेकिन फिर भी हर एक सेना के अधिकारी के माता पिता उस सेना के अधिकारी के ऊपर डिपेंड होते हैं, मुफ्त में जितना चाहे वो इलाज कराते हैं। तो यहाँ पे कर्नल साहब का कहना है कि पहले भी ऐसे कई केस हुए हैं जिसमें बहुत बड़े सीनियर अधिकारी जिन्होंने अपने पेरेंट्स का इलाज भी कराया और इलाज करवाने के बाद में जो लीव ट्रेवल कंसेशन होता है, मुफ्त में जर्नी के लिए क्लेम करते हैं या फिर वारंट मिलता है, उसको भी लिया। आगे कहना है कि इन द पास्ट वी हैव एक्सपीरियंस्ड द वर्स्ट ऑफ द सिचुएशन व्हेन एन एक्स एयर चीफ वाज पुट बिहाइंड द बार्स ऑन करप्शन चार्जेज। यानी हमने पहले ये भी एक्सपीरियंस किया है कि जो एक एयर चीफ है, जो एक्स एयर चीफ है, वो भ्रष्टाचार के मामले में सलाखों के पीछे पहुंचा था। डू वी वांट टू रिपीट द सेम? नो। क्या हम उन परिस्थितियों को वापस अब रिपीट करना चाह रहे हैं? क्योंकि सेना के अधिकारियों के माता पिता उनके ऊपर डिपेंड ना होते हुए भी उनसे उनका इलाज सर्विस हॉस्पिटल में करवाया जा रहा है, जबकि उनको भी मेडिकल एंटाइटलमेंट कार्ड लागू है और उनसे भी जो इनकम टैक्स रिटर्न या फॉर्म 16 या फॉर्म 26A या इनकम सर्टिफिकेट पूछना चाहिए, लेकिन सेना के अधिकारियों से कोई नहीं पूछता। प्लीज़ अप्लाई द रूल्स रिगार्डिंग द डिपेंडेंसी यूनिफॉर्मली। साहब का कहना है कि यदि डिपेंडेंसी सर्टिफाई करनी है तो JCO, जवान और अधिकारियों सब के लिए बराबर रूल होना चाहिए। वेदर एन ऑफिसर्स
सीनियर और जूनियर्स एंड द जेसीओ ऑब्लिक वार, वो चाहे बड़ा अफसर हो, चाहे सीनियर हो, चाहे जूनियर हो, जेसीओ हो, चाहे ओआर हो, कोई भी हो, डिपेंडेंसी के नियम सब के लिए बराबर होने चाहिए। यदि एक सिपाही से पूछा जा रहा है कि आपके माता पिता आपके ऊपर डिपेंड है नहीं, तो एक जनरल से भी यही पूछना चाहिए कि आपके माता पिता आपके ऊपर डिपेंड है या नहीं। इस बात में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। आगे साहब लिख रहे हैं कि इफ़ समवन वांट्स आई कैन प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ द पास्ट सच केसेस with all the relevant documents wherein not only such dependents of the senior officers were accorded VIP treatment in service hospitals but were also facilitated with even the LTC claims। यहाँ कर्नल साहब का कहना है कि यदि किसी को चाहिए डॉक्यूमेंट और प्रूफ करना है कि जो सीनियर अधिकारी है उनके माता पिता को ना केवल सर्विस हॉस्पिटल्स में VIP ट्रीटमेंट मिला बल्कि उन्होंने LTC क्लेम भी किया, अपने पेरेंट्स को मुफ्त में जर्नी के लिए वारंट भी लिए। आई एम श्योर दैट आई वुड नॉट बी फोर्स टू पुट ऑल सच डॉक्यूमेंट्स एंड डिटेल्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म। इसलिए मुझे इस बात के लिए मजबूर ना किया जाए कि मैं ये सब कागज़ इस प्लेटफॉर्म पे यानी प्लेटफॉर्म X के ऊपर रखूं। रिक्वेस्ट प्लीज़ डोंट ट्रीट द डिपेंडेंट्स ऑफ जेसीओज ऑब्लिक OR सो से भी। इनका आखिर में यही रिक्वेस्ट है कि जेसीओ और जवानों के माता पिता को इस बुरी तरीके से ट्रीट ना करें। जैसा ट्रीटमेंट जेसीओ OR के साथ में हो रहा है वैसा ही अधिकारियों के साथ में हो, या फिर जैसा ट्रीटमेंट अधिकारियों के साथ में हो रहा है विथ ड्यू रेस्पेक्ट वैसा ही जेसीओ जवानों के साथ और उनके माता पिता के साथ में होना चाहिए। दोस्तों, कर्नल साहब जज एडवोकेट जनरल ब्रांच में थे, तो जो डॉक्यूमेंट्स है, जो इलीगल काम होते हैं, वो केस जाते हैं जेग ब्रांच में, और इनका कहना है कि मुझे मजबूर मत करो कि इस प्रकार के डॉक्यूमेंट को मैं X प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड करूं ताकि पूरी अधिकारी फ्रेटर्निटी की बेइज्जती हो। अब दोस्तों, जब कोई सच्चाई रखता है तो उसके बाद टांग खींचने वाले भी बहुत होते हैं। किसी को ये बात अच्छी लगेगी, किसी को ये बात बुरी लगेगी। अब अच्छी किसको लगेगी? जेसीओ और जवानों को। बुरी किसको लगेगी? अधिकारियों को। अधिकारी साहब को बोलेंगे, अरे आप तो अधिकारी हो, आप अधिकारियों के बारे में ऐसे बोल रहे हो, इसका मतलब आप अधिकारी नहीं थे। हमें शक होता है कि आप अधिकारी हो या नहीं हो, आपने सेना में नौकरी की या नहीं की। तो ये सब है ना चीज़ें लोग कहने लग जाते हैं, जो अधिकारी हैं वो कहने लग जाते हैं। लेकिन उनमें से भी 1% अधिकारी ऐसे होंगे जो कर्नल साहब के जैसा एटीट्यूड रखते होंगे, और वो हमेशा कहते हैं कि सेना में सब बराबर होते हैं, सब जवान होते हैं, सब सिपाही होते हैं, चाहे जनरल है, चाहे एक लांसनायक नायक या हवलदार है, सब सिपाही होते हैं, सेना के सिपाही। तो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसे अधिकारी केवल 1% है, बाकी 99% हमेशा ही अपने जो ग्रुप है अधिकारियों का उसमें बन के चलते हैं। अब ये सब सिद्ध हो जाएगा। जो आगे रिप्लाई आया है इस ट्वीट के डालने के बाद, जो इस ट्वीट की रिप्लाई में जो आए हैं वो यदि आप देखेंगे तो ये आप हैरान हो जाएंगे कि इस प्रकार भी सोच, गंदी सोच जेसीओ जवानों के प्रति ये अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी रखते हैं। देखिए, एक ने लिखा है, यू आर ए बिट ऑफ ट्रैक हेयर सर इन द चेंजिंग सोशल सिनारियो आस्किंग फॉर एन इनकम सर्टिफिकेट इज बिकमिंग ए नेसेसिटी हाउएवर देयर शुड नॉट बी ए डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सोल्जर्स एल्बिट एनी रैंक। इन्होंने कहा है कि जो इनकम सर्टिफिकेट पूछना ज़रूरी हो गया है क्योंकि ज़माना बदल रहा है। तो मुकुल साहब ने कहा है कि प्रोबेबली इट इज़ यू हु इज ऑफ द ट्रैक, यानी ये आप ही हो जो ट्रैक से नीचे उतर चुके हो। आई हैव सेड द सेम थिंग दैट देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। कर्नल साहब का कहना है कि मैंने भी वही बात कही है कि कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब देखिए, एक और ट्वीट आया है, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इट आस्किंग द फॉर्म 16 और डॉक्यूमेंट्स ऑफ द पेरेंट्स, इट इज़ जस्ट टू अवॉइड मिसयूज। यानी इसमें गलत क्या है? फॉर्म 16 पूछा जा रहा है या डॉक्यूमेंट पूछा जा रहा है
तो ये जो इलाज का मिसयूज करने से बचाने के लिए है। तो मुकुल साहब का कहना है कि एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग, बट देन वाई नॉट आस्क फ्रॉम द सो कॉल्ड डिपेंडेंट्स ऑफ ऑफिसर्स आल्सो। हाँ, जेसीओ जवानों से पूछा जा रहा अच्छी बात है, लेकिन अधिकारियों के माता पिता और डिपेंडेंट से क्यों नहीं पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे कर्नल साहब ने ट्वीट किया है, सर इफ सो देर आर बेटर वेज टू कन्वे द सेम टू द हायरार्की विद इन फ्रेटर्निटी। यानी इन कर्नल साहब का कहना है कि यदि ऐसा है कि जेसीओ ओआर के साथ में आपने देखा कि भेदभाव हो रहा है, तो आपको ये पब्लिकली डालने की ज़रूरत क्या थी। आप विद इन जो हायरार्की है, फ्रेटर्निटी यानी अधिकारियों का जो ग्रुप है, उस ग्रुप में ही आपस में आप बता देते या आर्मी हेडक्वार्टर में बता देते। टू मी वाशिंग सच प्रिज्यूम्ड alleged linen on a public forum is as good as backstabbing the same very organization because of which what we are what our next generation is। यानी इन कर्नल साहब का कहना है कि कर्नल मुकुल साहब को कह रहे हैं कि जो आप इस प्रकार जो अधिकारियों की फ्रेटर्निटी से बाहर निकल के अधिकारियों के खिलाफ ही बोल रहे हो, तो हमारे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, फिर हमें कौन पहचानेगा, हमारी जो एकता है वो टूट जाएगी। नोट राइट, जय हिंद। इन्होंने लास्ट में लिखा है कि ये ठीक नहीं किया, जय हिंद। लेकिन मुकुल साहब ने इसका भी ठोक के जवाब दिया, कहा एक्चुअली इट इज़ बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू ड्यू टू whom दिस linen हैज़ बिकम डर्टी। यानी ये केवल आप जैसे लोगों के कारण है जो गंदगी फैली है। नो, वंस इट इज़ डर्टी you don't want the dirt created and accumulated by you to come out in public because it would expose people like you. You may call this a backstabbing but in actually, देखिए पूरा कमेंट मैं आपको बताता हूँ। But in actually people like you who have hidden these things are the biggest backstabbers. Want to listen more। यानी यहाँ पे कड़क शब्दों में मुकुल साहब ने जो कर्नल साहब थे उनको जवाब दे दिया। बोला ये जो गंदगी आपने फैलाई है, और एक बार जब गंदगी फैल ही चुकी है तो अब और गंदगी फैल रही है, तो क्या उसके बारे में भी आवाज़ नहीं उठाएंगे। बोला ये आप जैसे लोगों के कारण इस प्रकार की गंदगी फैली है और आप जैसे लोग इस प्रकार की चीज़ों को छिपा रहे हैं, तो आपसे बड़ा कोई भी बैक स्टेबर हो ही नहीं सकता। क्या आप और ज़्यादा सुनना चाहते हैं। यानी कर्नल साहब ने ठोक के इसका जवाब दे दिया। अब देखिए एक और ट्वीट आया, द न्यू MEC पॉलिसी इफेक्टिव विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 February 24 इश्यूड बाई DGAFMS इज़ द कल्प्रिट। दोज हु हैव नॉट मेड द MEC बाई नो हैव टू शो डॉक्यूमेंट। यानी अमित जी का कहना है कि 1 फरवरी 24 से जो MEC कार्ड की पॉलिसी आई है वो असली कल्प्रिट है इसके पीछे, कि उनसे डिपेंडेंसी प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है JCOR को। लेकिन जिन्होंने MEC कार्ड अभी तक नहीं बनाया उनसे ये डॉक्यूमेंट पूछे जा रहे हैं। तो मुकुल साहब ने कहा, दिस न्यू पॉलिसी फॉर गेटिंग MEC मेड हैज़ क्रिएटेड हवोक इन द लाइफ ऑफ सोल्जर्स। दे वांट द सोल्जर्स टू गेट एन इनकम सर्टिफिकेट इश्यूड फ्रॉम द तहसीलदार। This is causing trouble because in civil, without greasing the palms of such tehsildars, कानूनगो और पटवारीज, no certificate can be obtained. And is there a guarantee that a certificate obtained by bribing would actually be genuine? Instead, we have to find some other means to achieve what we want to by doing this। बहुत ही शानदार बात कही है कि जो MEC कार्ड की पॉलिसी आई है इसमें जवान और JCO को ही परेशानियां उठानी पड़ रही है। उनको छुट्टी नहीं मिलती, वो कब जाएंगे तहसीलदार के पास में, कानूनगो के पास में, पटवारी के पास में इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए, और चले भी गए तो वहाँ पे इन सब की जो हथेलियाँ गर्म करनी पड़ेगी, यानी रिश्वत खिलानी पड़ेगी। और रिश्वत खिलाने के बाद में हो सकता है कि जो इनकम सर्टिफिकेट गलत है, गलत भी बन सकता है। किसी के पेरेंट्स की इनकम ज़्यादा हो तो यदि रिश्वत दे रहा है तो कम इनकम का भी इनकम सर्टिफिकेट बन सकता है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। यदि कम इनकम का इनकम सर्टिफिकेट बना के कोई लेके आ जाएगा तो इलाज तो उसको वैसे भी मिल जाएगा,
तो इस प्रकार के जो नियम बनाने से अच्छा है कि कोई दूसरा तरीका ढूंढा जाना चाहिए, ये कर्नल साहब का कहना है। अब दोस्तों कुछ इसके विपक्ष में है तो कुछ पक्ष में भी है। जैसा मैंने आपको पहले कहा, वेंकट ने कहा थैंक्स फॉर रेजिंग दिस इश्यू, यानी ये मुद्दा उठाने के लिए कर्नल मुकुल साहब का धन्यवाद। In fact, there is a serious discrimination in ECHS treatment and handling of patients of officers and other rank. ये तो केवल बात रही इलाज के लिए सर्विस हॉस्पिटल में। ECHS में जाओगे तो वहाँ और ही कुछ मुद्दे देखने को मिलेंगे। Why should there be different waiting rooms for dependents of officers and other ranks after retirement? रिटायरमेंट के बाद भी ये भेदभाव लगातार चलता है। अधिकारियों के लिए अलग से वेटिंग रूम होगा, उनके डिपेंडेंट्स के लिए उसमें एसी लगी रहेगी, और दूसरी तरफ JCOR के लिए वेटिंग रूम रहेगा क्योंकि उनको गर्मी नहीं लगती, उसमें पंखा भी नहीं होगा। तो ये भेदभाव नहीं है तो क्या है, किसी भी ECHS पॉलीक्लिनिक में जाके आज भी देख सकते हैं। तो वेंकट ने अच्छा जवाब दिया। फिर लेफ्टिनेंट कर्नल जो RK भारद्वाज है, जो हमेशा ही जो पेंशनर्स के हित में काम करते हैं, इन्होंने लिखा है वी द मिडिल लेवल ऑफिसर्स मेजर टू ब्रिगेडियर आर टू बी इक्वली ब्लेम्ड फॉर स्टिल लुकिंग आफ्टर द रिटायर्ड जनरल ऑफिसर्स लाइक फ्लैग ऑफिसर्स एज ड्यूरिंग सर्विस। इनका कहना है कि जो मेजर से लेके ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी है, इनको अभी भी जो रिटायर्ड जनरल अफसर है, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल है, उनके पीछे पीछे घूमना पड़ता है। वाई एज स्टाफ अफसर्स दे डोंट एडवाइज दियर बॉसेज इन यूनिफॉर्म 1 टन, जो 1 टन बोलते हैं, मॉडिफाइड ऑफिसर्स बस यूज टू बी गिवन टू प्रेग्नेंट ऑफिसर्स वाइफ्स टू गो टू MH। यानी उस समय जब ये साहब सर्विस कर रहे थे तो जो 1 टन होती थी मॉडिफाइड ऑफिसर्स के लिए, उसको अधिकारियों की प्रेग्नेंट जो लेडीज़ होती थी उनको MH जाने के लिए दी जाती थी। यदि कोई प्रेगनेंसी में है और उस 1 टन में बैठ के जाए तो वो MS से पहले ही डिलीवरी हो जाए, इस प्रकार की वो गाड़ी थी। तो साहब ने एक अलग ही मुद्दा यहाँ पे उठाया है। तो साहब का मुद्दा भी वाजिब है और सबसे शानदार साथ दिया है ब्रिगेडियर J कोल ने। इन्होंने कहा आई टोटली एंडोर्स यू, डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट एक्सेप्टेबल इरेस्पेक्टिव ऑफ रैंक और स्टेटस। दोस्तों अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेज़ों की जो मानसिकता है वो हमारे सेना के अधिकारियों में अभी भी कूट कूट के भरी हुई है। लेकिन कुछ अधिकारी है, जो 1% अधिकारी मैं बता रहा था, उनमें से एक ब्रिगेडियर J कोल साहब भी है, और उनमें से एक कर्नल मुकुल साहब भी है, और उनमें से एक लेफ्टिनेंट कर्नल RK भारद्वाज साहब भी है। अब दोस्तों एक जवान का लड़का, यानी अदर रैंक, कोई सिपाही नायक हवलदार रहा होगा, उसके लड़के ने बहुत ही शानदार बात कही है। इन्होंने कहा सर आई एम सन ऑफ रिटायर्ड OR, आई लिव्ड विथ माई फादर इन डिफरेंट कैंट्स ऑल अराउंड इंडिया। यानी मैं अपने पापा के साथ अलग अलग कैंटोनमेंट में पूरे भारत में रहा हूँ। आई सी द डिफरेंट बिहेवियर टुवार्ड्स ORs एंड ऑफिसर्स। मैंने अधिकारियों और अदर रैंक के प्रति अलग अलग व्यवहार देखे हैं। वन ऑफ माई स्कूल फ्रेंड वाज कर्नल सन, यानी मेरा एक जो स्कूल का फ्रेंड था वो कर्नल का बेटा था। व्हेन वी विजिट हर फादर विला, यानी जब हमने उसके पिताजी के विला को विजिट किया, यानी घर को विजिट किया। माई फादर सर्व्ड इन एन आर्मड कोर एंड ही सेड व्हेन रशियन ऑफिसर्स विजिटेड इंडिया फॉर ट्रेनिंग दे हिमसेल्फ वेंट अंडर द टैंक फॉर रिपेयर वर्क एंड एक्सप्लेनिंग डिफरेंट पार्ट्स। तो ये जो आर्मड कोर का जवान है, उसका लड़का कह रहा है कि मेरा एक स्कूल फ्रेंड था, उसके पापा कर्नल थे, और हम एक बार विज़िट करने के लिए गए तो वहाँ पे मेरे पापा ने बताया और देखा भी कि जो रशियन आर्मी के जवान और अधिकारी ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे, तो टैंक के नीचे रशियन आर्मी के अधिकारी घुस रहे थे और ट्रेनिंग दे रहे थे और दूसरों को भी सिखा रहे थे। वेयर एज इंडियन ऑफिसर्स वर स्टैंडिंग एंड स्मोकिंग आस्किंग अदर रैंक्स टू गो अंडर द टैंक्स। और दूसरी तरफ भारतीय सेना के अधिकारी हाथ में सिगरेट का जो धुआं है उसका छल्ला बना रहे थे, और जो जवान हैं उनको कह रहे थे कि आप टैंक के नीचे जाओ और जो ट्रेनिंग दे रहे हैं इसके बारे में सीखो, क्योंकि जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। तो इंडिया को रसिया के टैंकों के बारे में भी जानना होता है और रसिया
के जो आर्मी होती है वो इंडियन टैंकों के बारे में भी जानती है और दोनों का कोलैबोरेशन में ट्रेनिंग होती है। तो यहाँ पे जवान के लड़के ने बहुत ही शानदार बात कही कि जो रशियन आर्मी के अधिकारी थे वो खुद टैंक के नीचे घुस रहे थे, लेकिन हमारे अधिकारी खड़े होके स्मोकिंग करते हुए जवानों को कह रहे थे कि टैंक के नीचे जाओ और सीखो। आगे लिखा कि आई अंडरस्टैंड दैट एन ऑफिसर हैज़ मच ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी। इनका लड़के का कहना है, जो कि हो सकता है कि फ़ौज में भर्ती ना हुआ हो, लेकिन इसका कहना है कि अधिकारियों के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, जवानों से ज़्यादा अधिकारियों को पता होना चाहिए। बट द काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हैपन इन द आर्मी डजेंट हैपन इन द नेवी और एयरफोर्स। लेकिन जिस प्रकार का भेदभाव आर्मी में होता है वैसा नेवी और एयरफोर्स में नहीं होता है। नहीं होता है मतलब थोड़ा सा गलत है, कम होता है। दे डोंट हैव ए बडी ऑर्डरली सिस्टम। डिड यू सी द डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स इन एनी अदर कंट्री आर्म्ड फोर्सेस। यानी लड़के का कहना है कि क्या आपने कभी दूसरे देशों की जो सेनाएं हैं उनमें भेदभाव देखा है। सीधा क्वेश्चन कर दिया। दोस्तों जो एशियन कंट्रीज़ है इनको छोड़ के बाकी जो कंट्रीज़ है उनमें जो सेनाएं हैं उनकी तो जितनी छोटी रैंक उतना ज़्यादा वेतन और सैलरी मिलती है उनको, और जितनी बड़ी रैंक जो एसी में बैठ के काम करता है उसका वेतन उतना ही कम है। लेकिन भारत में उल्टा है और भारत के पड़ोसी देशों में भी उल्टा ही है कि यहाँ पे जितनी बड़ी रैंक है उतनी ज़्यादा तनख्वाह और वो एसी में बैठेगा, और जितनी छोटी रैंक है वो फील्ड में जाएगा और उसकी सैलरी उतनी ही कम है, और ऐसा ही आगे पेंशन में होता है। तो यहाँ पे जो जवान का लड़का था उसने काफ़ी शानदार जवाब दिया है। दोस्तों यदि एक एक जवाब हम यहाँ देखने लगे तो कई घंटों लग जाएंगे। आप एक्स प्लेटफॉर्म पे जाके इन सब ट्वीट्स को आप पढ़ सकते हो, और कईयों ने अच्छे लिखे हैं, कईयों ने इसके जाके खिलाफ कमेंट किए हैं, लेकिन ओवरऑल सबको पता है कि भारतीय सेना में सर्विंग करते समय भी भेदभाव होता है, और ये भेदभाव रिटायरमेंट आने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता है। आप कैंटीन में जाओ, अलग अलग लाइन है। अधिकारियों के काउंटर में सामान खूब भरा होगा, लिक्वर खूब होगा, जेसीओ जवानों के काउंटर खाली मिलेंगे। आप ईसीएचएस में जाओ, अलग अलग काउंटर होंगे, अलग अलग वहाँ पे वेटिंग रूम होंगे। इसके अलावा आप और भी कई मिलिट्री जो एस्टेब्लिशमेंट्स है, एमएच है, सर्विस हॉस्पिटल है, वहाँ पे चले जाओ, अलग अलग वहाँ पे काउंटर होंगे, अलग अलग सुविधाएं होंगी, अलग अलग वहाँ पे रिटायरिंग रूम होंगे, अलग अलग वेटिंग रूम होंगे। तो ये भेदभाव है जो रिटायरमेंट के बाद भी जवानों का पीछा नहीं छोड़ता है। तो दोस्तों एक बार आप जाके कर्नल मुकुल साहब ने जो ट्वीट किया है कि जेसीओ जवानों के साथ में भेदभाव हो रहा है, अधिकारियों के पेरेंट्स के बारे में कोई नहीं पूछ रहा है कि वो डिपेंड है या नहीं, लेकिन जवानों से बुरी तरीके से बर्ताव करके पूछा जा रहा है, उनसे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं कि आप ये प्रूव करो कि आपके माता पिता आपके ऊपर डिपेंड है। दोस्तों जिसके माता पिता गरीब हो, किसान हो, उन्हीं का बेटा भारतीय सेना में आता है, और जो अधिकारी होते हैं वो सोने का चम्मच लेके ही पैदा होते हैं। उनके माता पिता पहले से ही सेना में होते हैं, 7-7 पीढ़ियाँ सेना में अभी तक भर्ती होते हुए आई है, और वो फिर अपने बेटों को भारतीय सेना में भर्ती करवा देते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में सब कुछ चलता है। तो काफ़ी कमेंट आए हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि एक एक पढ़ने जाएंगे तो समय ज़्यादा बीत जाएगा। आप जाएं, पढ़ें और कर्नल मुकुल साहब का साथ दें। दोस्तों आपका काम है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो भेदभाव जेसीओ जवानों और उनके पेरेंट्स के साथ में हो रहा है उसको उजागर करना। बहुत कम लोग होंगे जो जेसीओ जवानों के लिए बात कहेंगे। अधिकारियों में अधिकारी कभी भी जेसीओ जवानों के हित की बात नहीं करते हैं, जैसा कि आपने इस ट्वीट के रिप्लाई में भी देखा है। कुछ ने तो ये तक कह दिया कि आप जो ये खुलासा कर रहे हो, ये खुलासा जो अधिकारियों की लॉबी है उसमें आपस में ही मिल बैठ के बता देते ताकि मुद्दा सोल्व हो जाता, और अधिकारियों के भी झूठे मूठे 1-2 कागज़ मांगने लग जाते। आपने तो पूरे देश के सामने इस मुद्दे को रख दिया है, और
साथियों रखना ही क्यों नहीं चाहिए। जेसीयू जवानों की हमारे देश में कोई नहीं सुनता है। 100 में से एक अधिकारी जेसीयू जवानों का सपोर्ट करेगा तो उनका शोषण नहीं होगा, उनका उत्थान होगा। और कर्नल मुकुल साहब को मेरी तरफ से ग्रांड सैल्यूट। और आप भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर्नल साहब के लिए एक जय हिंद जरूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी वीडियो में इसी प्रकार की एक और जानकारी खुलासे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।